नमस्कार दोस्तों, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं। और जब मैंने प्रिपरेशन की थी तब मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी, और हो सकता है कि जो गलतियाँ मैंने की थी वो गलतियाँ आप भी करते हो। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप वो गलतियाँ ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने आपको बता दूं कि मैं इस समय यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा कुछ और काम है। बट ये प्रॉब्लम बहुत एस्पिरेंट्स से मैंने बात करने पर मुझे लगा कि मेरे को इसका सॉल्यूशन देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम में मेजरली गलतियाँ करते क्या हैं। तो मैंने क्या गलतियाँ की थी मैं बताता हूँ आपको। मैंने सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि क्या क्या हम डिस्कस करेंगे इसमें, कि व्हाट वर माय मिस्टेक्स ड्यूरिंग माय यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। क्लियर? नाउ दूसरा क्या हो सकता है कि हाउ कैन आई वी रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स। ठीक है, और इज़ देयर एनी सॉल्यूशन ऑफ दोज, इज़ देयर एनी सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर दोज मिस्टेक्स नाउ। ठीक है, तो बारी बारी से हम इन सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पर से डील करेंगे कि मेरी गलतियां क्या थी। तो मैं बता दूं, मैंने 2020-21 में एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, कोविड-19 डेज। ठीक है, तो उस दौरान मेरे को एक मेंटोर मिले जो कि बहुत सही थे, और उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा गाइड किया। तो वो हम डिस्कस कैसे क्या करते थे, मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हम क्या करते थे, जो मेरे मेंटोर थे वो मेरे को टास्क देते थे कि मेरे को कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। और हम मेजरली रात को हम डिस्कस करते थे कि मैंने क्या किया, और वो मेरे को इवेल्युएट करते थे। ठीक है, तो हम करते कैसे थे वो, तो मैंने स्टार्ट कैसे किया था। सबसे पहले मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया था। मैंने सारी हिस्ट्री पढ़ी। हिस्ट्री मैंने बिपिन चंद्रा से क्लियर की थी, बिपिन चंद्रा प्लस एनसीईआरटी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी गलती की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान, मैं न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करने की कोशिश करता था साथ के साथ, जो कि मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर था एग्ज़ाम में। वो ब्लंडर कैसे था, क्योंकि सबसे पहले मैं ये ट्रैक नहीं कर पाता था कि जो आर्टिकल है या एडिटोरियल है वो किस एग्ज़ाम से रेलिवेंट है, किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मीन्स किस पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, GS1, GS2, GS3, GS4, और या फिर एसए के लिए है। मैं यही ट्रैक नहीं कर पाता था। ठीक है, और उस वजह से क्या होता था कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स मैं भटक जाता था कि मुझे न्यूज़पेपर में पढ़ना ही क्या है। जैसे सपोज़ एडिटोरियल पढ़ने के बजाय मैं स्पोर्ट न्यूज़ पढ़ने लगा। ठीक है, मैं पॉलिटिक्स की इधर उधर की चीज़ें पढ़ने लगा, लेकिन जो एग्ज़ाम रेलिवेंट चीज़ें हैं मैं ट्रैक ही नहीं कर पाता था। तो मेजर प्रॉब्लम मेरे साथ ये इशू हुआ। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी का कोई चीज़ है, मैं उसे ट्रैक ही नहीं कर पा रहा कि ये जी ज्योग्राफी के किस मींस उसके किस सब टॉपिक से रिलेटेड है, ये डेमोग्राफी से रिलेटेड है, या फिर ये क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है, या फिर ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। मैं यही ट्रैक नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ अब भी होती होगी। दूसरा कि कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स होता है कि हम जब एडिटोरियल पढ़ते हैं हम उसका जिस्ट हम केवल रीडिंग करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हिडन टॉपिक्स होते हैं, जो हिडन एजेंडाज होते हैं, हम वो उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, हम उसे एनालाइज नहीं कर पाते। लेकिन मेरे अंदर एक आदत थी कि मतलब मैं डेप्थ में जाना चाहता था, और उस वजह से क्या होता था, मींस मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जब मुझे आर्टिकल मिल भी जाता था तो उसे मैं एनालाइज करने के चक्कर में मेरा 4 से 5 घंटे चले जाते थे उस एडिटोरियल को
मीन्स डिकोड करने में। मीन्स मेरा क्या होता था, मेरी एक स्ट्रेटजी होती थी कि जब भी मैं एडिटोरियल पढ़ता था तो मैं उसमें से अपने काम के क्वेश्चन निकालता था, जैसे कि वो प्रीलिम्स में किस तरह से फ्रेम हो सकता है, या फिर मेंस में किस तरह से बन सकता है, ऐसे आएगा तो कैसे आएगा, अगर मैं इंटरव्यू में जाता हूँ तो इंटरव्यू में मेरे से पैनलिस्ट क्या क्वेश्चन फ्रेम करेगा। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डिकोड करने की कोशिश करता था, लेकिन क्या होता था उसमें बहुत सारा समय चला जाता था। ठीक है, तो उस वजह से मीन्स मेरा जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम है वो बेकार ही हुआ। मेरा मीन्स कहने का मतलब ये है कि मेरे जो सबसे बड़ी गलती थी, मैंने स्टैटिक सब्जेक्ट्स प्लस न्यूज़पेपर को साथ साथ लेके चला मैं, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगता है कि अगर मैं पहले 1 साल स्टैटिक भी करता तो 1 साल के अंदर अंदर मैं स्टैटिक कंप्लीट कर ले सकता था, और दूसरे साल में मैं उसे थोड़ा डायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता, न्यूज़पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो सकता है ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता था। ठीक है, अब क्या इस गलती को सुधारा जा सकता है? हाँ, सेकंड पॉइंट पाते हैं, हाउ कैन आई और वी रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स। ठीक है, तो मैं उसका रेक्टिफिकेशन बताऊंगा कि ये सॉल्यूशन किस तरह से हो सकता है। और इज़ देयर एनी सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर द मिस्टेक्स नाउ? यस, देयर इज़ अ सॉल्यूशन अवेलेबल नाउ। ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक, मैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगिनर हैं अभी, तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम है क्या, और यूपीएससी एग्ज़ाम का नेचर क्या है, यूपीएससी एग्ज़ाम किन स्टेजेस में होता है, और उसका डायनेमिक नेचर है जो न्यूज़पेपर से आता है, वो हम कैसे हैंडल करेंगे विदाउट क्रिएटिंग एनी बैकलॉग। ठीक है, हम क्या करेंगे, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ यहाँ पर, जिससे कि जो न्यूज़पेपर का जो डायनेमिक नेचर है वो स्टैटिक में बदल जाएगा, और स्टैटिक में ही जैसे वो कन्वर्ट हुआ, यूपीएससी का जो न्यूज़पेपर है वो बिल्कुल एक बुक की फॉर्म में आ जाएगा, और बुक को हम कभी भी पढ़ सकते हैं। मीन्स जो आपको स्टैक्स इकट्ठे हो जाते थे न्यूज़पेपर्स के, आप वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं, आप उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर द बिगनर्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपीएससी एग्ज़ाम के में पेपर्स कैसे होते हैं और किस तरीके का उनका नेचर होता है। ठीक है, तो इसे हम जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए, यूपीएससी मेंस, सो यूपीएससी नॉट मेंस, यूपीएससी एग्ज़ाम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 9 पेपर्स। 9 का बाइफर्केशन किस तरह से है? 9 का बाइफर्केशन है इस तरह से, 2 + 7। 2 में क्या है? प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स में है जीएस, लिख देते हैं। प्रीलिम्स में आएगा जीएस पार्ट, जीएस पेपर और सी सेट। ठीक है, और 7 पेपर होते हैं मेंस के अंदर, जिन्हें हम मेंस एग्ज़ाम कह देते हैं, जिसका बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से है, एसए, GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल, फर्स्ट, ऑप्शनल। तो कितने एग्ज़ाम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके अंदर यूपीएससी के अंदर 9 एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें से केवल 7 पेपर्स जो होते हैं, 7 एग्ज़ाम्स आर काउंटेड फॉर मेरिट। मीन्स दीज 7 एग्ज़ाम्स आर काउंटेड फॉर मेरिट ओनली, एंड दिस स्टेज जीएस प्लस सी सेट इज़ ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। मीन्स ये आपको क्वालिफाई करना ही होगा। और ये वाला जो 9 पेपर्स हैं, ये जो 7 पेपर्स हैं टोटल 1750 नंबर के होते हैं। ठीक है, और 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। क्लियर? तो these are the papers which are counted for preparing the merit of the selected candidates. ठीक है, सो जीएस, एसए,
General Studies Paper 1, General Studies Paper 2, General Studies Paper 3 up to, so General Studies Paper 4, and there are 2 subject specific exams, Paper 1 and Paper 2. Clear? So अब एसए में क्या होता है, सबसे पहले एसए देख लेते हैं। एसए में क्या होता है, एसए का जो पेपर होता है वो होता है 250 नंबर का। इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, फिक्स सिलेबस नहीं है, लेकिन एक कुछ भी हो सकता है इनमें से। इसके अंदर ये टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, सोशल इश्यूज़। सोशल इश्यूज़ में क्या आता है, आ जाता है सोसाइटी। सोसाइटी माने तो सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशियोलॉजी मीन्स जो सोशियोलॉजी वाले हैं उन्हें बहुत बेनिफिट हो सकता है यहाँ पर। सोशियोलॉजी, स्टैटिक प्लस डायनेमिक नेचर, स्टैटिक प्लस डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक कैसे, जो बिल्कुल एलिमेंट्री कंसेप्ट्स होते हैं सोशियोलॉजी के, जैसे कि व्हाट इज़ फैमिली, व्हाट इज़ मैरिज सिस्टम, ठीक है। ये इस तरीके से ये स्टैटिक कंटेंट है। और डायनेमिक इस तरीके से कि आज के समय पे जो सोसाइटी चेंज हो रही है उसको, मीन्स हाउ सोसाइटी इज़ इवॉल्विंग और डिग्रेडिंग और वॉट एवर इट इज़, मीन्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ऐसे क्रिएट हो सकते हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थीम्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थीम्स, यही यहाँ पर मीन्स पॉलिटी, इकोनॉमी, बोथ स्टैटिक प्लस डायनामिक। डायनामिक में वही हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, मीन्स जो न्यूज़पेपर में चीज़ें आ रही हैं उसका डेटा, करंट डेटा, ठीक है। फिलोसफिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट, फिलोसफिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट में क्या आ जाता है, फिलोसफी आ जाती है, ठीक है। ये फिलोसफी कौन ट्रैक करता है, फिलोसफी भी ये न्यूज़पेपर ही ट्रैक करता है, ठीक है। सो जो पेपर एसए का पेपर है वो मीन्स इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द करंट सिनेरियो और हाईली डिपेंडेंट ऑन न्यूज़पेपर। क्लियर? तो अब इस चीज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे वो मैं बताऊंगा लास्ट में। यहाँ पहले मैं यही बता देता हूँ कि ठीक है, अब इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, ये जो एग्ज़ाम है, बल्कि इसी एग्ज़ाम की नहीं, ये सभी पेपर्स के लिए है कि ये जो एसए वाला है पेपर, ये एसए आपकी क्लैरिटी, कोहेरेंस और डेप्थ को चेक करता है, ठीक है। मैं बारी बारी बताता हूँ ये है क्या। तो यहाँ पर हम एसए, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर, ये क्लैरिटी, पहले हम क्लैरिटी को डिस्कस करते हैं कि क्लैरिटी क्या है। क्लैरिटी मीन्स, क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि आपका आइडिया क्लियरली स्टेटेड हो, मीन्स क्लियरली स्टेटेड, और एग्जामिनर को साफ साफ ये पता चल जाए कि आप लिख क्या रहे हैं, और इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, नो एम्बिग्यूटी, नो कंफ्यूजन, ठीक है। मीन्स क्लैरिटी का मतलब ये है कि मैं ऐसा समझो कि जो कोई भी पढ़े, रीडर को ये समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेमोक्रेसी के बारे में लिखें, अगर मैं कोई अनक्लियर स्टेटमेंट बोलूँ, अनक्लियर स्टेटमेंट क्या हो सकता है, मीन्स डेमोक्रेसी हैज़ मैनी इशूज़ इन इंडिया, लेट्स से अनक्लियर स्टेटमेंट। अनक्लियर स्टेटमेंट क्या है, डेमोक्रेसी हैज़ मैनी इशूज़ इन इंडिया, मीन्स ये बहुत वेग स्टेटमेंट है। क्लियर? ये बहुत अनक्लियर स्टेटमेंट है। अगर इसे ज़्यादा प्रिसाइज करके बोला जाए तो क्लियर स्टेटमेंट क्या होगा, क्लियर स्टेटमेंट क्या होगा फिर, क्लियर स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है कि इंडियन डेमोक्रेसी फेसेस 3 मेजर चैलेंजेस टुडे, से ऐसा लिख सकते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी फेसेस 3 मेजर challenges today. What are they? Means weakening institutions, money power in elections, and declining internal party democracy.
ठीक है, हम तो ये ज़्यादा क्लियर स्टेटमेंट है, मीन्स तुरंत पढ़ते ही ये पता लग जाए कि आपका जो आंसर है वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाने वाला है। मीन्स कहने का मतलब ये है, ये जो क्लैरिटी से मतलब ये है, क्लैरिटी का मतलब ये है कि जब आप कुछ भी ऐसे लिख रहे हैं, आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आपका आपका जब आंसर स्टार्ट हो या एस से स्टार्ट हो, वहाँ पर डायरेक्शन डिसाइड हो जाए किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं कोहेरेंस पे। ये कोहेरेंस का क्या मतलब होता है? कोहेरेंस का मतलब होता है लॉजिकल फ्लो बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। मैं बताता हूँ इसका। कोहेरेंस कोहेरेंस का मतलब होता है लॉजिकल फ्लो होना चाहिए सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीन्स टूटे फूटी ना हो चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपने सडन जंप मार दिया कि एक एक चीज़, पहले आप एक चीज़ बता रहे हैं फिर उसके बाद आपने सडन शिफ्ट करके कोई दूसरी चीज़ एकदम से बताने लगे, तो हमें उस चीज़ से बचना है। तो यहाँ पर क्या चेक हो रही है? कोहेरेंस चेक हो रही है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? लॉजिकल फ्लो होना चाहिए किसके बीच में? बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स के बीच में। ठीक है। और क्या होना चाहिए? वन आइडिया, जब आप कुछ किसी आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं, वन आइडिया नेचुरली लीड्स टू द नेक्स्ट। ऐसा नहीं है कि मतलब आप सडन शिफ्ट कर रहे हैं आइडियाज़ पे भी। कहने का मतलब ये है नो रैंडमनेस नो जंपिंग, या फिर नो जंपिंग नो रैंडमनेस। क्लियर। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कोहेरेंस का मतलब ये होता है ये। अब जैसे कि आपके पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। कहने का मतलब ये है पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हों। ठीक है, ये है इसका कोहेरेंस का मतलब। ठीक है, एग्जाम्पल से बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ क्या। लेट्स से इनकोहेरेंट फ्लो क्या होता है। पहले कोहेरेंस से पहले, कोहेरेंस को समझने से पहले हम इनकोहेरेंस को पढ़ते हैं। इनकोहेरेंस क्या होती है? इनकोहेरेंस होती है कि इनकोहेरेंस फ्लो क्या होता है? इनकोहेरेंट, सॉरी, कोहेरेंस कुछ नहीं होता है, इनकोहेरेंट होता है। इनकोहेरेंट फ्लो, इनकोहेरेंट फ्लो क्या होता है? सपोज आपने आंसर लिखा, आप कोई पॉलिटी पे आप कोई ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, आपने पैरा 1 में डिस्कस किया क्या? पैरा 1 में आप डिस्कस कर रहे हैं फेडरलिज्म। ठीक है, पैरा 2 में आप डिस्कस करने लगे क्या? पॉवर्टी। ठीक है, पैरा 3 में आप डिस्कस करने लगे क्या? जुडिशियल बैकलॉग। ठीक है, आप इस तरीके से, तो क्या हो सकता है? हो सकता है आपने फेडरलिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, डेफिनेशन बहुत अच्छी दी हो, ठीक है, केसेस को साइट किया हो, आपने पॉवर्टी में डेटा भी बहुत अच्छा दिया हो, करंट डेटा दिया हो इनफैक्ट। ठीक है, जुडिशियल बैकलॉग के बारे में आपने बहुत अच्छे से लिखा हो। ठीक है, बट इनके बीच में क्या हुआ है? आपस पैरा 1 पैरा 2 पैरा 3 मीन्स टोटली एक दूसरे से म्यूचुअली डिसजॉइंट है। तो उस चीज़ को देखते हुए ये इनकोहेरेंट फ्लो है और वो अच्छा आंसर नहीं माना जाता। भले ही आपने कितना भी अच्छा इंडिविजुअली आपने कितना भी अच्छा पैराग्राफ लिखा है, कितना भी डेकोरेटेड फॉर्म में लिखा है, स्टिल वो सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कोहेरेंट फ्लो में क्या होता है? कोहेरेंट फ्लो में आप कैसे लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ फेडरलिज्म की, जैसे कि मैं दिखाता हूँ कैसे आप क्या लिख सकते हैं। जैसे आप पैरा 1 में क्या लिखेंगे? अगर मेरे को आपस में इन तीनों को जोड़ना है तो कैसे लिख सकते हैं आप पैरा 1 में? पैरा 1 में आप इस तरह से लिख सकते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ फेडरलिज्म। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? आपने कॉन्स्टिट्यूशन को और फेडरलिज्म को जोड़ दिया। ठीक है, पैरा 2 में क्या करेंगे आप? हाउ फिस्कल फेडरलिज्म अफेक्ट्स द स्टेट पॉलिसी, हाउ फिस्कल फेडरलिज्म अफेक्ट्स
द स्टेट। तो यहाँ पर आपने क्या काम किया, आपने इकोनॉमी और पॉलिटी को जोड़ दिया सेकंड पैरा में। पैरा 3 यहाँ पे क्या हो जाता है कि इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर डिलीवरी एंड पॉवर्टी रिडक्शन। क्या हो सकता है, इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर डिलीवरी एंड पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोहेरेंट है, दिस इज अ कोहेरेंट थिंग। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ये कोहेरेंट है। कहने का मतलब ये है कि कोहेरेंट में ये है कि आपका जो आंसर है इट इज़ गोइंग समवेयर। यहाँ पर मिस क्लैरिटी ने आपको डायरेक्शन दिया, और यहाँ पर ये आपने बताया कि इस तरह से होना चाहिए कि आंसर इज गोइंग समवेयर। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सडन ब्रेक्स हैं, सडन ब्रेक्स नहीं होने चाहिए आंसर के अंदर, एक स्मूथ फ्लो होना चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट ये ना हर तरीके की चीज़ों में होना चाहिए कि आप कुछ भी, आप कोई भी लिटरेचर लिख रहे हैं, आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, से आप रिसर्च पेपर का अगर इंट्रोडक्शन भी लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर सबसे पहले आप डायरेक्शन डिसाइड करें कि उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, उसके अंदर सडन जंप्स ना हो, सडन ट्रांजिशंस ना हो। ठीक है, और यही चीज़ ऐसे में फॉलो होती है, और तभी उसे पढ़ने में मज़ा आता है, तभी वो चीज़ इम्पैक्ट करेगी। अदरवाइज़ आप कितना भी अच्छा लिख लो, अगर उसके अंदर आपस में कनेक्टिविटी नहीं है तो वो अप टू द मार्क नहीं समझा जाएगा। क्लियर। अब आ जाते हैं डेप्थ पे। ये डेप्थ का क्या मतलब है? ठीक है, तो यूपीएससी में डेप्थ से क्या मतलब समझा जा सकता है? तो डेप्थ में क्या मतलब है डेप्थ का? डेप्थ का मतलब ये होता है कि गोइंग बियॉन्ड सरफेस लेवल स्टेटमेंट्स। लिख देता हूँ, फर्स्ट इज गोइंग बियॉन्ड सरफेस लेवल स्टेटमेंट्स। क्लियर। दूसरा है शोइंग कोजैलिटी, इम्प्लीकेशंस और लिमिटेशंस। मीन्स आपको उसके डायमेंशंस पता है आंसर के, कि आंसर के कितने डायमेंशंस हैं, मतलब जितने ज़्यादा आप डायमेंशन शो कर सकते हैं पेपर आंसर में, कि आप किस किस डायरेक्शन में सोच सकते हैं। से आपका कोई आंसर पॉलिटी से रिलेटेड है, अगर आप ये दिखा दें कि इट इज़ इम्पैक्टेड बाय इकोनॉमी, इट इज़ इम्पैक्टेड बाय ज्योग्राफी, और मीन्स इज़ देयर एनी मीन्स इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू एनी हिस्टोरिकल कॉज, so that answer has some I should say, means it has more gravitas than comparative to, means it is having the sudden breaks or means sudden transitions. So you have to take care of those things, like आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, showing causality, 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 implications and limitations। मीन्स आपको पता होना चाहिए उसमें कि इसके अच्छी बुरी चीज़ें क्या हैं। क्लियर। तीसरा है मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है किसी भी आर्टिकल की, कि ऐसा नहीं है कि आपने अपनी साइड चुन ली कि भाई मैं तो इसकी तारीफ़ ही तारीफ़ करूँगा। मीन्स एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू हो। ये नहीं है कि किसी से दुश्मनी निकालनी है, या किसी के हद से ज़्यादा अगेंस्ट चले गए या हद से ज़्यादा फेवर में चले गए। ठीक है, उसके अच्छाई बुराई, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग, बेटर आंसर राइटिंग यही होती है, बेटर आर्टिकल राइटिंग ये होती है, बेटर रिसर्च राइटिंग यही होती है। ठीक है, यही बताना है कि इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ कि सिर्फ क्या हो रहा है, नहीं क्यों हो रहा है, और उसका असर क्या है। ठीक है, ये बताना है। ये मैं लिख देता हूँ, क्या माने तो सिर्फ क्या हो रहा है ये नहीं, सिर्फ क्या हो रहा है इसी चीज़ से मतलब नहीं है, क्यों हो रहा है, क्यों, KYU, क्यों माने वाई, और उसका असर क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है। और इम्पैक्ट भी अगर हम मल्टी डायमेंशनल शो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। मीन्स इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, पॉलिटी पे क्या इम्पैक्ट है, ज्योग्राफी पर क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करो।
ठीक है। तो उसमें क्लैरिटी भी होगी, कोहेरेंस भी होगी, डेप्थ भी होगी। और ये चीज़ आप हर आर्टिकल में कॉपी करने की कोशिश करना, ये स्ट्रेटजी किस किस में, हिस्ट्री मीन्स सभी जीएस एग्ज़ाम्स में। और इनफैक्ट अगर आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं ना लाइव में, तो कोशिश करना कि ऐसे ही आप लिखें, ठीक है। और मैं अपनी गलती बता देता हूँ। मैं एक बार क्या हुआ, जो मेरे मेंटोर थे वो मेरे को आंसर राइटिंग करने के लिए बोलते थे। मैं आंसर राइटिंग करता भी था, बट उसमें मैं क्या करता था, मैं एक बार को आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। एक बार मेरे मेंटोर ने मेरे को बोला, मेरे सर टीचर ने बोला कि प्रदीप आंसर लिखना है, और उन्होंने मेरे को क्वेश्चन दे दिए, तो ठीक है। तो मैंने उस पर आंसर लिखा, ठीक है। उन्होंने बोला कि 200 वर्ड्स में लिखना है केवल, ठीक है। अब भाई 200 वर्ड्स में लिखना है, तो जब मैं उसे लिखने लगा, लिखने के लिए मैं जब उसे लिखने लगा ना, मैंने वो लिखा 1.5 पेज में, 1.5 पेज में। अब आप समझ लो कि 200 वर्ड से कितना ज़्यादा एक्सीड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत होती हैं। अब वो आंसर राइटिंग क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, जबकि वो अगर मैं यूपीएससी में अगर गलती से पहुंच जाता मेंस में, तो मैं यही काम करता और मैं डिस्क्वालीफाई तब भी हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ गलत थी। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए, इस चीज़ से क्या इससे कैसे बचा जा सकता है, उसका रीज़न ये था कि मैं ना कहानी लिख रहा था, मैं प्रिसाइज नहीं था। कहानियाँ नहीं चलती, प्रिसीशन चलता है। और जब आप प्रिसीशन लिखते हैं, जब आप प्रिसाइज लिखते हैं, ठीक है, तो वो कोई भी चीज़ प्रिसाइजली ऐसे ही नहीं लिखी जा सकती। आप उपन्यास नहीं लिख रहे हैं, आपको आर्टिकुलेशन आना चाहिए। आर्टिकुलेशन इज़ द बेस्ट वर्ड। आर्टिकुलेशन कि आप अगर आप कहानी भी बना रहे हैं ना, तो कहानी बनाना एक अलग चीज़ है, कहानी की एक अलग चीज़ कला है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल आर्टिकल कुछ भी लिख रहे हैं, मीन्स आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो सबसे पहले प्रिसीशन बनाए रखने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको वर्ड लिमिट के अंदर रहना है, तो वर्ड लिमिट के अंदर रहने के लिए सबसे पहले आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। वोकैब का मतलब ये नहीं है कि आप शशि थरूर बन जाओ, नहीं, वो वाला मतलब नहीं है मेरा। वोकैब का मेरा मतलब है कंटेक्चुअल। ये वोकैब में मैंने गलत शब्द यूज़ किया, कंटेक्चुअल वोकैब, कंटेक्चुअल वोकैबलरी, ये आपकी अच्छी होनी चाहिए। जितने ज़्यादा आप कंटेक्चुअल वोकैबलरी इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आपका आंसर प्रिसाइज होगा और उतने ही आप लिमिट में रहेंगे, वर्ड लिमिट में, कि क्वेश्चन की डिमांड क्या हो रही है। और तभी आंसर प्रिसाइज भी होगा, मल्टी डायमेंशनल भी होगा और इम्पैक्टफुल होगा। क्यों? क्योंकि आपने कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, उसके एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, इसकी गहराई है, इस कैंडिडेट के अंदर है, ये पढ़ के आया है और इसने सीरियसली चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं, एनालाइज़ की हैं, ठीक है। तो कंटेक्चुअल वोकैबलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंटेक्चुअल वोकैबलरी कहाँ से आती है? रीडिंग से आती है। और रीडिंग किस चीज़ की मैं बताता हूँ। कंटेक्चुअल वोकैबलरी इतनी आसान नहीं होती, बट यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए आसान होती है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ता कैसे है, सपोज़ वो हिस्ट्री पढ़ रहा है, ठीक है, तो हिस्ट्री की जब वो आंसर राइटिंग करेगा ना, तो हिस्ट्री की वोकैब अलग होती है। वोकैब मतलब कैसे, कि जैसे कि अगर कोई गद्दी पे बैठता है, तो वो ये नहीं है कि ही सैट ऑन द थ्रोन, ऐसा नहीं है कि उसमें वो बोलता है ही असेंडेड द थ्रोन। सपोज लेट्स से हम किसे बोल सकते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर हुमायूं असेंडेड द थ्रोन। ये नहीं बोलेंगे आफ्टर डेथ ऑफ बाबर हुमायूं सैट ऑन द थ्रोन। हालांकि टेक्निकली दोनों ही चीज़ें सही हैं, लेकिन टेक्निकल चीज़ें नहीं चलती, कंटेक्चुअल चीज़ें सही होनी चाहिए। आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो असेंडेड शब्द बेटर है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट का आप मेंस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी इवन आप ऑप्शनल को लेकर तय जा रहे हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी है, ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ना, जो आपके जो शब्द हैं, शब्दावली है, उस पर आप काम करें, ठीक है, और कंटेक्चुअल वोकैबलरी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। क्लियर? तो और ये जो कंटेक्चुअल वोकैबलरी है ना, ये कहाँ से आएगी? ये आएगी न्यूज़पेपर से और 99% एडिटोरियल से, ठीक है। तो चलिए, तो डेप्थ हो गई ये वाली चीज़, ठीक है। इसी चीज़ को कॉपी करना है हमें सभी एग्ज़ाम्स में, GS1 में,
GS2 में, 3 में, 4 में। आप जहाँ पर ये कंटेक्चुअल वोकेबलरी पे काम कर लेंगे ना, आप वर्ड लिमिट्स में आना शुरू हो जाएंगे और आपके आंसर्स मीन्स इम्पैक्टफुल होने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप इस पर काम करें, आप इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, रीडिंग अच्छे से करें और रीडिंग पैसिव रीडिंग ना करें कि पन्ने गिन रहे हैं, ध्यान से पढ़ो। और मैं तो ये कहूँगा, जो शब्द, सपोज़ आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं ना, तो जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें से जो शब्द हैं उन शब्दों को अंडरलाइन कर लें, और जो अच्छा सा सुंदर सा शब्द लगे उसकी एक आप अलग डायरी बना लो उनकी, और उन्हें एक साथ इकट्ठा रख लो और उन्हें बार बार रिवाइज़ करो, और इस तरह से रिवाइज़ करो कि वो आपको डेली लाइफ के यूजेज में आ जाए। ठीक है, एक मीन्स मैं तो ये कहूँगा कि शायद ज़िंदगी बदल जाए। शब्द बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आंसर राइटिंग में। ठीक है, अब आ जाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास, क्लैरिटी आ गई, कोहेरेंस आ गया, डेप्थ आ गया। ठीक है, अब चलते हैं जनरल स्टडीज़ पे। तो ये है 1 पेपर, GS1 पेपर होता है 250 नंबर का। इसके अंदर क्या आती है, इंडियन हिस्ट्री बोले तो एंशियंट, मिडीवियल, ये मैं डिस्कस करूँगा लास्ट में, एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न, और अब तो पोस्ट मॉडर्न भी आने लगी है। अच्छा है, यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आ गई है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, इंडियन सोसाइटी बोले तो सोशियोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर ही आप राम आहूजा की बुक बहुत अच्छी लगी, मीन्स आप राम आहूजा की जो इंडियन सोसाइटी है मुझे बहुत अच्छी लगी, और ज्योग्राफी। ठीक है, आंसर राइटिंग का तरीका वही जो मैंने अभी बताया, कोहेरेंस, डेप्थ और क्लैरिटी। फिर आ जाते हैं GS2 में क्या आ जाता है, पॉलिटी आ जाती है। पॉलिटी को हम कैसे करेंगे, लक्ष्मीकांत बढ़िया है, लक्ष्मीकांत। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी के साथ साथ अभी तो हाँ, मीन्स लक्ष्मीकांत मोर देन इनफ है। और अगर आप मेंस में उसके लिए जा रहे हैं, आपका अगर ऑप्शनल है तो फिर उसका ऑप्शनल के बारे में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। ठीक है, इसकी गवर्नेंस की भी, इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छी है, गवर्नेंस के लिए भी लक्ष्मीकांत सर जी की अच्छी किताब है। सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सभी एडिटोरियल से हो जाएंगी चीज़ें, ये एडिटोरियल से न्यूज़पेपर राइटिंग हो जाएगी। मैं न्यूज़पेपर का भी तोड़ बताऊंगा, आपके बैकलॉग्स ख़त्म हो जाएंगे जो मैं बताऊंगा। ठीक है, GS3 है, GS3 में ये इकोनॉमी एग्रीकल्चर, इसे आप कैसे कवर करेंगे, इसका तरीका है कवर करने का कैसे, आप बेसिक्स पढ़ो, NCERT बस, इसकी तो NCERT बस। उसके साथ साथ न्यूज़पेपर के में एडिटोरियल्स का जो डेटा है उसमें उसे ऐड करते चले जाना। लास्ट में जो आपके सुनहरे नोट्स निकल के आएंगे ना, वो मज़ा दे देंगे लास्ट में आपको एग्ज़ाम्स में। ठीक है, फिर आ जाते हैं GS4, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। देखो भाई, मेरे साथ ना एक दिक्कत होती थी, अब तो नहीं होती, मैंने छोड़ दी करनी। ठीक है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, मतलब मुझे कुछ भी चीज़ें पढ़ने से पहले मुझे उसके बेसिक्स क्लियर चाहिए अपने, तब मैं आगे बढ़ पाता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले मैंने क्या करा था, मैंने लेक्सिकन पढ़ी थी एथिक्स एप्टीट्यूड के लिए, और न्यूज़पेपर पढ़ने में तो फेल हो गया था। ठीक है, तो वो उस चीज़ में तो मैं उसी चीज़ का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जहाँ पर मैं फेल हुआ था। तो एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ एंड केस स्टडीज़, ये सब न्यूज़पेपर से मिल जाती हैं। ठीक है, मेरी जो स्ट्रेटजी है ना, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उसने क्या काम किया है, डायनामिक को स्टैटिक में बदल दिया। बिल्कुल डायनामिक टू स्टैटिक, मीन्स अपनी पेस पे पढ़ो, जिस स्ट्रेटजी से मैं बताऊँगा 100% होगा काम। ठीक है, फिर आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ना धुरंधरों का खेल है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को ये आप कवर करो। मेरा जो सब्जेक्ट है, अगर मैं होता तो मैथमेटिक्स में जाता, मैं मैथमेटिक्स में खेलता। ठीक है, और दूसरा मेरा फेवरेट है हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री भी पढ़ा लेता हूँ, अब मैं हिस्ट्री का भी छात्र हो चुका हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मेरा मैथमेटिक्स और हिस्ट्री था, मतलब मैथमेटिक्स मेरा ऑप्शनल में होने वाला था, बट मैंने हिस्ट्री थोड़ा पढ़ ली थोड़ी सी, तो मैं इतिहास भी मेरे को अब कुछ पसंद होने लगा है। ठीक है, और मार्क्स समरी क्या है,
इसमें एस से आता है 250 नंबर का, और GS 1 to 4 होते हैं 1000 नंबर के, 4 पेपर हैं, तो 250 ईच इंटू 4 इंटू इक्वल्स टू 1000। ऑप्शन होता है 500 नंबर का। ठीक है, तो टोटल हो गया 1750। 1750 में से आपके नंबर आएंगे, तो दैट्स इट। अब मैं बताने वाला हूँ कि स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी हमें कैसे बनानी है, कैसे हम पेपर को हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तैयारी करनी कैसे है। तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें एक समय देना है, एक लिमिट, पहले हम लिमिट तय करेंगे कि कितनी हमें समय देना है, उससे आगे हम ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि UPSC भी सब कुछ नहीं है, जवानी है, जवानी संभाल के जियो। ठीक है, तो क्या है, क्या कर सकते हैं हम। मैं तो ये कहूँगा कि UPSC को केवल 2 साल दो। UPSC इक्वल्स टू 2 साल ओनली ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर डियर लाइफ नहीं, योर प्रीशियस लाइफ। बहुत कुछ है जीवन में इसके अलावा भी। ठीक है, 2 साल दो बस इसके लिए। ठीक है, अब ये करना कैसे है, करना कैसे है, हम इसे इस पार्ट को 2 साल को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, 1+1। ठीक है, पहला साल। अब पहले साल को हम 12 महीने हैं, 12 महीने को हम 4 से 4+8 में बांटेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम इस एक साल पे जाएंगे, अगर इसमें भी नहीं हुआ फिर हम बाहर निकल जाएंगे, फिर हम कुछ और देखेंगे। ठीक है, अब ये 4+8 का खेल करना है हमें। 4+8 ये कैसे होगा। ठीक है, अब UPSC के अंदर ना एक ख़ास बात है, ये ना ये स्टैटिक चीज़ों को भी डायनामिक बना देती है। स्टैटिक चीज़ों को डायनामिक कैसे बना देती है कि जो ट्रेंड है ना UPSC एग्ज़ाम, स्पेशली जो मेंस है, वो डिसाइड होता है ट्रेंड से। ट्रेंड में चीज़ें क्या चल रही हैं, ट्रेंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपको ट्रेंड को ट्रैक करना है। ठीक है, अब ट्रेंड ट्रैक कैसे होगा, ट्रेंड ट्रैक होता है न्यूज़पेपर से। अल्टीमेटली न्यूज़पेपर ही है मेंस में, तो जिसने करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर्स नहीं करी वो तो गए हो। ठीक है, तो ट्रेंड को हमें ट्रैक करना है। मैं ये मेन प्री तो क्वालिफाई हो जाता है। प्री में कई बार चीज़ें क्या हो जाती हैं, कट ऑफ क्वालिफाई कई बार स्टैटिक कंटेंट से भी हो जाती है। ठीक है, बट मेंस नहीं कर सकते आप, नामुमकिन, बिना विदाउट एनी करंट नॉलेज, विदाउट एनी ट्रेंड नॉलेज। ठीक है, तो 4+8 में बांटेंगे हम। तो इस 4+8 का क्या खेल है, 4+8 का ये खेल है कि आपको क्या काम करना है। ये जो 4 महीने हैं आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी छोड़ दो। 4+8 है ना, 1 साल, 12 महीने, 4+8। ठीक है, इस 4 साल में क्या करना है, 4 साल कह रहा, 4 महीने, नो न्यूज़पेपर्स। ठीक है, सेकंड क्या करना है, ऑल द स्टैटिक नॉलेज। ठीक है, विद नोट्स। ठीक है, न्यूज़पेपर नहीं छूना बिल्कुल भी, कोई करंट मैगज़ीन नहीं, कोई करंट अफेयर्स मैगज़ीन नहीं, कुछ नहीं करना। 4 महीने में आपको जितना भी स्टैटिक कंटेंट है UPSC से रिलेटेड, आपको सभी कवर अप कर लेना है। ठीक है, और ये पॉसिबल है, मैंने किया था लेकिन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे दूसरे एग्ज़ाम्स थे। ये नहीं कि मैंने UPSC से हार गया, मैं कभी UPSC में फिर गया भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रयास भी नहीं किया उस लेवल पे, लेकिन यह है जिसने मुझे परेशान किया मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढा। ठीक है, तो क्या करना है, ऑल स्टैटिक कंटेंट मीन्स 4 महीने के अंदर आपको, सपोज हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, से जनवरी टू अप्रैल में हम जितना भी स्टैटिक कंटेंट है सभी को कवर करेंगे। स्टैटिक में क्या आ जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। ठीक है, आप सभी को कवर कर सकते हैं विद नोट्स। 4 महीने बहुत हैं। ठीक है, 1 महीने में हिस्ट्री कंप्लीट की जा सकती है, मैंने की थी।
ठीक है। पॉलिटी की जा सकती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्योग्राफी बहुत हल्की है क्योंकि कंटेंट कम है, केवल एनसीईआरटी सफिशेंट है 9th और 12th 11th 12th की। ठीक है। इकोनॉमी उससे भी ज़्यादा सस्ती है, पतली पतली सी किताबें हैं। ठीक है। तो हिस्ट्री कवर की जा सकती है। हिस्ट्री के लिए इनफैक्ट अगर आप बेस्ट से बेस्ट बुक भी देखें ना तो वो भी कवर अप की जा सकती है। मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ी थी, बिपिन चंद्रा की सभी किताबें पढ़ी थी। ठीक है। एनसीईआरटी आसान है, की जा सकती हैं। ठीक है। विद नोट्स। ठीक है। जब आप नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, इसके स्टैटिक के नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, तब हम जाएंगे न्यूज़पेपर्स पे। ठीक है। अब देखो, ये लो, इसे हटाओ पहले। किस तरह से जाएंगे हम न्यूज़पेपर्स पे, अभी जाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि डिपेंडेंस किस तरह से है इनकी। डिपेंडेंस किस तरह से है कि ऐसा थोड़ी ना है कि सब चीज़ें बराबर डिपेंड करती हैं। आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है टॉपिक्स के अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर पे। ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखो। सो आइडेंटिफाई द यूपीएससी मेंस paper depends on current affairs, to understand the role of editorials in the answer writing, to optimize newspaper reading for mains। ठीक है। तो ये हमारा एजेंडा रहेगा आगे का। चलिए करते हैं डिस्कस आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पेपर्स, तो ये मैंने सिंबल्स बनाए हैं। क्या, अगर ये उंगली वाला सिंबल है तो हाईली डिपेंडेंट है, स्टार है तो मॉडरेटली डिपेंडेंट है, और ये ट्राइंगल है तो लार्जली स्टैटिक है, और मीन्स वेरी लो डिपेंडेंसी। ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब एससे पेपर में मैंने एनालिसिस किया है प्रीवियसली ईयर्स पेपर्स का, तो इट हैज़ अ वेरी हाई डिपेंडेंसी ऑन एडिटोरियल्स। ठीक है। क्यों? टॉपिक्स डिराइव फ्रॉम गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी जो आते हैं, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, एथिक्स, टेक्नोलॉजी एंड फिलॉसफी। ठीक है। अब आ जाते हैं एडिटोरियल्स पे। एडिटोरियल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो एस्से के लिए एडिटोरियल्स मीन्स यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द न्यूज़पेपर्स। ठीक है। GS2 में इसमें हाई है, अच्छा इसमें भी वेरी हाई है। GS2 में पॉलिटिक, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में इट हैज़ ऑल्सो वेरी हाई डिपेंडेंसी। द मोस्ट एडिटोरियल ड्रिवन GS पेपर्स, ये सबसे ज़्यादा GS ड्रिवन एग्ज़ाम होता है। ठीक है। तो इसमें क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़, वेलफेयर स्कीम्स, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है। जैसे कि आजकल अभी क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कैसे चीज़ें बनती हैं GS में। ट्रेंड कैसे सेट होता है? ट्रेंड इस तरह से सेट होता है, जैसे अभी जो इशू चल रहा है, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे देखूँ तो जैसे अभी USA और वेनेजुला का इशू चल रहा है। ठीक है। तो ये किस तरह से ट्रैक करेगा? इनफैक्ट ये सभी को ट्रेंड कहीं भी हो सकता है, जैसे कि अब USA वर्सेस वेनेजुला है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वेनेजुला की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हो सकती है अभी इस समय। वो हो सकती नहीं, वो है। वेनेजुला इस समय हॉटस्पॉट बना हुआ है वर्ल्ड का। ठीक है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी बन सकती है। ठीक है। और यहाँ पर इसका ऑयल रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स। ठीक है। तो उनसे रिलेटेड चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है। USA ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान पे या फिर वेनेजुएला पे, जो भी चीज़ें इनके बीच में हो रही हैं। ठीक है। तो उनसे रिलेटेड इनकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से इसने क्या काम किया, तो अभी आने वाले समय में तो वेनेजुएला से रिलेटेड जितनी भी केस स्टडीज़ हैं, मैं तो ये कहूँगा कि सभी को मॉनिटर करो, इकोनॉमिकली, पॉलिटी और ज्योग्राफिकली। वो मैं बताऊँगा कैसे करना है, मेरे पास है इसका तोड़। ठीक है। तो स्टैटिक सिलेबस प्लस करंट डिबेट्स। तो स्टैटिक सिलेबस कैसे है? स्टैटिक सिलेबस इस तरीके से है कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ो तो, या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, तो उसमें थोड़ा सा वेनेजुएला भी देख लेना कि वेनेजुएला का क्या स्टैंड रहा है, वेनेजुएला का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इतिहास में। ठीक है। कि वेनेजुएला के पास इतने सारे ऑयल रिजर्व्स हैं तो हैं क्यों, हैं कैसे,
वो कैसे प्रोटेक्ट कर पाया, अगर उसके पास ऑयल रिजर्व्स थे तो वो क्यों न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाया अपनी प्रोटेक्शन को लेकर। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में खुद से खुद आनी चाहिए। ये कोई नहीं बताएगा, ना मैं बताऊँगा, ना ही कोई मास्टर बताएगा जिससे आप कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब आपके अंदर क्यूरियोसिटी खुद आनी चाहिए कि किस तरीके से मैं किस पेपर के लिए तैयार कर रहा हूँ, और या किससे क्या फ्रेम होगा क्वेश्चन। जब तक आपके अंदर खुद सवाल नहीं आएंगे ना, आप मतलब एक सच्चे एस्पिरेंट नहीं है। तो सच्चे एस्पिरेंट बनने की भी अपने आप में बहुत बड़ी शर्त हो रखी है यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। इसकी हाई है, इसकी चलो थोड़ा सा मतलब उसकी वेरी हाई थी, इसका हाई है। तो इंडियन इकोनॉमी बजटिंग, तो ये तो एक बार में ही हो जाता है। एक बार में कैसे हो जाता है, मीन्स अभी फ़ेब में बजट आ जाएगा, शायद 1 फ़ेब को आता है, 1 फ़ेब को बजट आ जाएगा, ठीक है। तो जब 1 फ़ेब में बजट आ जाएगा तो उसका पूरा ब्यौरा आ जाएगा। तो आपको जो मेजर चीज़ें हैं वो आप एनालिसिस करके एक बार लिख लेंगे तो वो स्टैटिक फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तो बजट को डायनेमिक मानता भी नहीं, क्योंकि बजट एक बार आता है और पूरे साल वही बजट चलता है। बार बार एग्ज़ाम्स में जो इन्फॉर्मेशन आती है वही बजट में आ जाती है। मींस बार बार जो इन्फॉर्मेशन आती है वो एक ही बजट से रिलेटेड आती है, ऐसे नहीं कि 2 बजट आ गए, 3 बजट आ गए, ठीक है। तो बजट एक बार की चीज़ है। हाँ, बजट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितना अच्छी तरह से आप उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेंगे, मींस प्रोसेसिंग ऑफ बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बजट की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट इस समय का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किस्सा या फिर पेपर का हिस्सा, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी जैसे दिल्ली में पोल्यूशन, भाई दिल्ली पोल्यूशन, ठीक है। ये AQI क्या होता है, ठीक है, AQI क्या होता है, ठीक है, PM क्या होता है, जो पोल्यूटेंट्स के टर्म्स हैं, ठीक है। गैसेस कौन सी हैं जो 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 मीन्स नुकसानदायक हैं, किसके होने से प्रदूषण माना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उस चीज़ को देखते हुए ये न्यूज़पेपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइबर थ्रेट्स, ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ चल रही है, साइबर थ्रेट्स, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा इसे तो मतलब न्यूज़पेपर से भी ट्रैक करना, और मैं तो ये कहूँगा कि जितनी ज़्यादा आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन हो उतना बेटर। तो साइबर शायद इसमें इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाए, ये इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाना चाहिए। तो साइबर थ्रेट को तो मैं तो कहूँगा आप इसे स्टैटिक की तरह पढ़ो और ट्रैक करो इसे न्यूज़पेपर से। और साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय पे, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो बिल्कुल मत छोड़ना, जहाँ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिख जाए मैं तो यही कहूँगा, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को छोड़ो, अगर फ्रंट लाइन, द PIB, कहीं भी AI मिल जाए, तो AI से रिलेटेड कुछ भी आपको पास डाटा मिले, कोई भी नया इंटरफेस मिले, कुछ भी आपके पास नया मीन्स कह सकते हैं कोई भी नया एप्लीकेशन हो AI से रिलेटेड, उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, ठीक है। आंसर राइटिंग एनरिच करो, ठीक है। तो यही बोलूँगा, ओके। और अभी देखो यहाँ पर इसका मेन इशू क्या है, फोकस ऑन एनालिसिस नॉट ऑन न्यूज़ रिपोर्टिंग। ऐसा नहीं है कि अखबार की खबर पढ़ गेरी और उसका एनालिसिस किया नहीं। भाई एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस के बगैर काम नहीं चलेगा। जब तक आप डेटा प्रोसेसिंग नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप खुद को धोखा देंगे कि भाई न्यूज़पेपर मैंने पढ़ लिया, और आपसे पूछा जाए कि बताओ इससे रिलेटेड कुछ 2-3 प्रीलिम्स के क्वेश्चन बता दो, तो आप नहीं बता पा रहे या फिर आप ब्लफ कर रहे हैं, तो वो गलत है, ठीक है। मज़ा नहीं आएगा फिर तैयारी में। अब आ जाओ हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी, इसमें मीडियम हो जाता है। भाई एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री को क्या ही बदलेगा, इतिहास को क्या ही बदलेगा अखबार, ठीक है। लेकिन बदल सकता है। बदल कैसे सकता है, वो ट्रेंड सेट कर सकता है, अखबार ट्रेंड सेट कर सकता है। जैसे कि शिवाजी हैं, और अभी औरंगज़ेब वर्सेस शिवाजी पर डिबेट होती रहती है, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि औरंगज़ेब पे सवाल ना आए बट शिवाजी पे आ जाए, शिवाजी पे आ जाए, शिवाजी के डायनेस्टी पे आ जाए, या जो शिवाजी के जो वंशज थे उन पे आ जाए, ये पेशवास पे बन जाए, ठीक है। ये हो सकता है, मतलब ये मैं तो ये कहूँगा कि इंट्रिंसिकली इट कैन
मेक द हिस्ट्री इन ट्रेंडिंग ऑल्सो। ठीक है, तो आप मतलब फिर भी मैं कहूँगा कि इस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एंशियंट मिडीवल हिस्ट्री को आप ईमानदारी से किताब से ही पढ़ो, ये स्टैटिक कंटेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा इस समय आप आजकल इतिहास पे ज़्यादा डिबेट्स होते हैं न्यूज़ चैनल्स पे भी। ठीक है, तो उसे देखते हुए भाई मॉडर्न हिस्ट्री तो पता ही होनी चाहिए। वैसे मॉडर्न हिस्ट्री है भी अच्छी, सीखनी चाहिए, पढ़ो मॉडर्न हिस्ट्री। मीन्स ये मॉडरेटली डिपेंड करती है। जैसे कि मैं कैसे बताऊँ, ये ऐसा हो सकता है जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चीज़ें हुई थी, उस समय क्या क्लैशेस थे, मुस्लिम लीग के जैसे आज के लिए ट्रेंडिंग में जिन्ना से लड़ते रहते हैं, या फिर मतलब पुरानी चीज़ें उखाड़ते रहते हैं। तो जैसे मुस्लिम लीग वर्सेस कांग्रेस में क्या डिबेट था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से वो क्यों हार गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये हॉट टॉपिक्स बना देते हैं न्यूज़ डिबेट्स में, हालांकि होते नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री भी आप किताब से पढ़ो, इतना ना सोचो, क्योंकि वो चीज़ भी इतिहास में आप पढ़ ही लोगे। ठीक है, बट हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना। जो न्यूज़पेपर में चीज़ें डिस्कस हो रही है ना, या जो न्यूज़पेपर्स में डिबेट्स चल रही हैं, उस पॉइंट पर जाकर ज़रूर ज़्यादा ध्यान से सपोज 1946 में ही लड़ाई चल रही थी। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि 1946 में जो जो भी मेजर इवेंट्स चल रहे थे ना उस समय पे, आप सभी को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, एक तो उससे रिवीजन हो जाएगा, और थोड़ा सा आप एग्ज़ाम प्रूफ हो जाएंगे कि भाई अब हाँ मतलब मैं एग्ज़ाम के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, इंडियन सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी से। ठीक है, मोस्ट इस समय जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है वो चल रहा है फैमिली इश्यूज़। ठीक है, तो फैमिली इश्यूज़ से बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो फैमिली इश्यूज़ को कैसे बनते हैं, जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि फैमिली, आप सबसे पहले तो आप फैमिली को पढ़ो। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, फैमिली इश्यूज़, जैसे आप फैमिली को पढ़ो। फैमिली को आप कहाँ से पढ़ सकते हो, फैमिली का कंसेप्ट क्या है, सोशियोलॉजी में आता है। तो आप कोई भी एलिमेंट्री बुक उठा लो, से इंडियन सोसाइटी बाय राम आहूजा, वो बहुत अच्छी किताब लगी मेरे को। इंडिविजुअली आपको कुछ और पसंद हो वो करो। ठीक है, तो फैमिली हो गई क्लियर। तो आप फैमिली को पढ़ो और ये देखो कि आज फैमिली किस तरीके से, उसकी फॉर्म किस तरह से बदल रही है, न्यूक्लियर हो रही है, लोग अलग हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है रिश्तों पे, लोग बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, मोबाइल्स का इम्पैक्ट है। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ क्यों कर रही हैं, कॉरपोरेट इम्पैक्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से सोचो, कुछ भी है सोचो, और लोग आपस में डिस्कस करो। तो इस तरीके से ये जो कंटेंट है ना आपका स्टैटिक कंटेंट, जो आपने 4 महीने में बनाया, उसे उस कंटेंट को मैं आपको, ये जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, उस कंटेंट के अंदर आपको न्यूज़पेपर से डेटा कलेक्ट करके उठाना है। बट न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है मैं बताऊँगा। एडिटोरियल्स हेल्प इन पर्सपेक्टिव बिल्डिंग, हाँ ये इसका क्रक्स है कि भाई ये पर्सपेक्टिव बिल्डिंग है। ठीक है, अब पर्सपेक्टिव बिल्डिंग कैसा होता है, जो एडिटोरियल्स होते हैं ना, मेजरली ओपिनियंस होते हैं। हो सकता है वो ओपिनियन उसके फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर वो फेवर में लिख रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में सोचो, अगर वो अगेंस्ट में लिख रहा है तो आप उसके फेवर में सोचो, तभी बैलेंस्ड आंसर आएगा। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि वो तो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग तो है, आपको करना है बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव बिल्डिंग, बैलेंस्ड, नॉट पर्सपेक्टिव बिल्डिंग ओनली। ठीक है, तो बैलेंस्ड रहना है एग्जाम में। ठीक है, अब आ जाओ एथिक्स में। ये मीडियम टू हाई इसलिए क्योंकि ये केस स्टडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केस स्टडी बनाओ। केस स्टडी तो आपको करंट अफेयर से मिलेंगे, तो मैं तो एथिक्स के पेपर में एक सपोज आपको किताब बताऊंगा, लेक्सिकन का बेसिक पढ़ो। वैसे लोग कहते हैं कि इसके बगैर भी काम चल जाता होगा, लेकिन मैंने पढ़ ली थी, मुझे अच्छी लगी। लेक्सिकन पढ़ सकते हैं आप, उसके साथ आप केस स्टडी आप न्यूज़पेपर से इसके नोट्स में जोड़ते रहो। ठीक है, ये कर सकते हैं आप। और मैं तो कहूँगा लेक्सिकन भी आप पूरी ना पढ़ो, जो चीज़ें चल रही हैं ना उसी से टॉपिक ढूंढते रहो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एथिक्स है, लेक्सिकन में जैसे एक कंसेप्ट मैंने पढ़ा था एथुनेसिया का, इच्छा मृत्यु। ठीक है, अब जैसे रेबीज़ है, रेबीज़ का जो अभी तक कोई एंटीडोट नहीं मिला। ठीक है, तो जो रेबीज़ का जो मरीज़ होता है वो तड़प तड़प के मरता है, तो उस केस में कई बार घर वाले चाहते हैं कि एथुनेसिया दे दिया जाए।
कि उसे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, लेकिन नहीं दी जाती, उसे कपड़े से बांध दिया जाता है, वो तड़प तड़प के मरता है। ठीक है, तो उस चीज़ में एथोनेसिया इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप पॉइंट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आप पूरी भी पढ़ लोगे कोई बुराई नहीं है, अच्छा है, 4 महीनों में आप कवर कर ही लोगे। तो जो आपके जो 8 महीने होने वाले हैं वो डायनामिक है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो 12 को हमने 4+8 कर दिया। तो आपको क्या करना है, 4 महीने में स्टैटिक करना है, और 8 महीने में जो आप कंटेंट है आपके पास, जो आप मैगजीन से उठा रहे हैं या फिर न्यूज़पेपर से उठा रहे हैं, वो डेटा आप इसमें ऐड करते जाओगे। और जैसे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है, उस पर आप इंपॉर्टेंट मार्क करते चले जाओगे। एग्ज़ाम टाइम में आपको केवल वही रिवाइज करना है। ठीक है, अब चलो आगे। भाई ये ऑप्शनल पेपर्स हैं, ऑप्शनल पेपर्स हैं। मेरा तो मैथ्स था। ठीक है, फिज़िक्स 0, ज्योग्राफी, यार ज्योग्राफी तो इतना नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफी पे तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे अरावली चल रहा है अभी, अरावली, तो अरावली को इन्हें होट बना दिया। नहीं, ऑप्शनल में तो सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अरावली का सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो एग्ज़ाम में नहीं है, क्योंकि अरावली तो सबसेट हो गया इसका फिर। ठीक है, तो इट हैज़ वेरी लो डिपेंडेंसी। हाँ, पॉलिटिकल साइंस और आईआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे। जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स हैं वो वेरी मीन्स वो कोरस्पॉन्डिंगली डिपेंड करते हैं कि आप सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैथ्स से कुछ का उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो भाई ये थी कहानी सारी कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। ठीक है, स्ट्रेटजी मोटी मोटी रहेगी। 12 को महीनों को बांट दो 4+8 में। 4 महीने स्टैटिक करना है और 8 महीने डायनामिक करना है। इसके साथ साथ करनी है आंसर राइटिंग 8 महीने। ठीक है, और मैंने बताए थे 2 साल। अगर इनकेस समय ख़राब रहा और नहीं हुआ तो भाई अगला 1 साल और ले लेना। ठीक है, तो 2 साल हो गए। और दूसरे साल में भी ना हुआ तो मैं तो यही सलाह दूंगा, बाहर आ जाना, साथ के साथ प्लान बी पे काम करो अपने। ठीक है, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे इसका, मेरे पास क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मेरे पास जो प्रॉब्लम होती थी जब मैं आंसर राइटिंग, जब मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, तो मेरा जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम था वो उसके एनालिसिस में जाता था कि भाई मुझे करना क्या है, इसमें आर्टिकल में है क्या, ये किस पेपर के लिए ये किस पेपर के लिए रेलिवेंट है। पेपर रेलिवेंस ही नहीं पता चलता था, इसका थीम क्या है, इसका कंटेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसका मैं आंसर राइटिंग कैसे करूं, आंसर राइटिंग में क्या करूं मैं इसका, मेरे पास वो ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है भाई आर्टिकल के। ठीक है, मैं सोचता था कि अगर इंटरव्यू में पहुंच गया तो इंटरव्यू में मेरे से पूछेगा क्या। ठीक है, क्लियर? तो इसमें इसका आर्टिकल, इसके डायमेंशंस क्या हैं, ये किस किस तरीके से ये रिलेट होता है, मीन्स इसके ये किस किस एंगल से जा सकता है। ठीक है, तो मैं ये सब सोचता था। ठीक है, लेकिन उसी सोचने में मैं कर तो देता था, लेकिन उसी करने धरने में 4 से 6 घंटे चले जाते थे मेरे। ठीक है, तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने स्टैटिक कंटेंट तो पूरा कर लिया था, अब बात चल रही थी मेरे इस पर, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दी। उसका मेरे इंडिविजुअल रीजंस हैं, मैंने क्यों छोड़ी। ठीक है, तो लेकिन आप मत छोड़ना, मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, मैंने बनाया है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू द सॉल्यूशन फॉर दिस। द सॉल्यूशन इज दिस। सो द सॉल्यूशन इज असला। बेसिकली मैं इसे मैगज़ीन तो बोलूँगा भी नहीं, ये मैगज़ीन नहीं है, ये एक असला ही है। मीन्स इट्स अ एस्पिरेंट स्मार्ट लर्निंग असिस्टेंट। वाई इट इज़ स्मार्ट एस्पिरेंट स्मार्ट लर्निंग असिस्टेंट। सो मैं आपको इसके फीचर्स दिखाता हूँ, ये कैसे काम करेगी। ये एक, मैं तो बोलूँगा एक कंपेंडियम है। ठीक है, कंपेंडियम है ये। इसकी मैं यूएसपी बताता हूँ, ये इसमें है क्या, ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है, सो लेट मी शो यू। सो दिस इज़ द कंपाइलेशन विच आई हैव डन। ठीक है, ये दिसंबर 2025 का है। ठीक है, अब मैं इसकी यूएसपी बताता हूँ, ये इसका है क्या। इसके अंदर यूजुअली क्या होता है, जब हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स को जब हम पढ़ते हैं
या हम मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, मैगज़ीन्स क्या काम करती हैं, वो सिलेक्टिव काम करती हैं, वो एडिटोरियल्स को छोड़ देती हैं, स्किप कर देती हैं और पूरी तरह से उसे एनालाइज नहीं करती। जैसे जो ट्रेडिशनल कोचिंग मैगज़ीन्स हैं उनके अंदर क्या इशू होता है, वो मार्केटिंग के चक्कर में क्या काम करती हैं, वो एडिटोरियल्स को स्किप कर देती हैं, है ना। और उससे क्या होता है, कई बार अगर स्किप हो गया और गलती से मेंस में उससे रिलेटेड आंसर आ गया तो एस्पिरेंट का नुकसान हो गया, ठीक है। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर द हिंदू प्लस द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के सभी आर्टिकल्स हैं, सभी एडिटोरियल्स हैं, पूरे महीने में जितने भी एडिटोरियल्स आए थे, ठीक है, विद एनालिसिस, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से वर्क करेगा। ये 100% कवरेज देगा सिलेबस को, 100% कवरेज, सिलेबस कवरेज, ठीक है। ऑर्डिनरी मैगजीन्स में क्या होता है, जो सिंपल मैगजीन्स होती हैं उनमें वो स्किप कर देते हैं टॉपिक्स को, ना ही उनमें डेप्थ होती। मैंने इसमें डेप्थ देने की कोशिश करी है, मीन्स क्लैरिटी, कोहेरेंस और डेप्थ, मैंने सब पर काम करने की इसमें कोशिश की है, ठीक है। बहुत मेहनत लगी पर कर दिया, ठीक है। अब देखो ये करता काम कैसा है, मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर ये टोटल 122 आर्टिकल हैं और 122 आर्टिकल मुझे नहीं लगता कि एक एस्पिरेंट के लिए जो स्टैटिक कंटेंट कवर अप कर चुका उसके लिए ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ ये वर्क कैसे करेगा। देखो ये फर्स्ट आर्टिकल है, ये द हिंदू में आया था 1 दिसंबर 2025 को, ये एडिटोरियल पेज पे मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल की जो हेडिंग है ये ओरिजिनल हेडिंग है, ओरिजिनल हेडिंग है। जब आप इस हेडिंग को गूगल करेंगे ना तो आपके सामने द हिंदू का ओरिजिनल आर्टिकल खुल जाएगा। ओरिजिनल आर्टिकल खुलेगा, आप वहाँ पर रीड कर सकते हैं। उस रीड करने के बाद आप इसे पढ़ो। मैं शुरुआत से बताता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल आर्टिकल आपने पढ़ लिया, अब मैं इसकी सोर्स बताता हूँ। द हिंदू 1 दिसंबर 2025 को आया था एडिटोरियल। इसका थीम क्या क्या है, थीम माने तो इसकी डायमेंशंस क्या है, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल इवेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सॉफ्ट पावर। ये किस किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये GS2 और GS3, जो सबसे बड़ी मेरी मुसीबत थी क्या कि भाई यही नहीं पता किस पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो ये GS2 और GS3 के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आर्टिकल जब आप GS2 का पेपर देना जाए या GS3 का पेपर देना जाए तो आप इस आर्टिकल को पढ़ के जाना, ठीक है, हेल्प करेगा। क्लियर। अब देखो जो एडिटोरियल मैंने पढ़ा, उस एडिटोरियल का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट था वो ये था। यहाँ पर मैंने क्या काम किया, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट माने तो ये एक रेडीमेड इंट्रो हो गया। अगर आप आंसर राइटिंग लिखते हैं और इसे आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं तो ये रेडीमेड इंट्रो बन गया आपके पास, ठीक है। बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट, जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे ना तो एडिटोरियल में आपको सेंट्रल आर्ग्यूमेंट समझ आ जाएगा, लेकिन आपको ये बैकग्राउंड नहीं पता चलेगा कि भाई हो क्या गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उसके बैक में जाके मैंने आपको इसका कंटेक्स्ट भी दिया कि ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, तो मैंने बैकग्राउंड भी दिया, ठीक है। अब जो आर्टिकल था, जो हमारे पास एडिटोरियल है, एडिटोरियल के अंदर की पॉइंट्स क्या थे, मैंने वो सारे की पॉइंट्स निकाल दिए यहाँ पर। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटेजिक होस्टिंग, ठीक है, ये सारे ये पॉइंट्स निकाल दिए मैंने, ताकि आपको जल्दी से ये पता लग जाए कि इसके जो एडिटोरियल के पॉइंट्स हैं उसके अंदर है क्या क्या, ठीक है। अब आ जाते हैं एनालिसिस फॉर UPSC। ये मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है कि हाउ दिस आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू UPSC एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये किस किस पेपर के लिए रेलिवेंट है, ये GS2 के लिए रेलिवेंट है, GS3 के से रेलिवेंट है, और ये ऐसे जो बनेगा वो ये बनेगा इसमें, ठीक है। ये इसी के जैसा भी बन सकता है, ठीक है। अभी आ जाते हैं डायमेंशंस। अब ये आंसर राइटिंग को इनरिच करने के लिए है। अब देखो, अब जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे ना, एडिटोरियल को पढ़ने के बाद आपको लगेगा ये तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इसके कितने सारे डायमेंशंस हैं। देखो इस आर्टिकल की, छोटा सा आर्टिकल था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे यूज़ करना है, ठीक है। कितने सारे आर्टिकल्स हैं, इसके जियोपॉलिटिकल डायमेंशन है, ये इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डायमेंशंस हैं, और स्पोर्ट्स पॉलिसी डायमेंशंस है, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मीन्स इसने ये क्या काम करेगा आपको
ये तो एक तरीके से ये जो कंटेक्स्ट है इसका सेंट्रल आर्गुमेंट, ये आपका रेडीमेड इंट्रो हो जाएगा आंसर राइटिंग में। और ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाला, जब आप बॉडी लिखेंगे ना आंसर की, इसे आप स्पाइडर वेब बना के या फिर फ्लो चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पाइडर वेब बना सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपका तरीका हो आंसर राइटिंग करने का, डिस्क्रिप्शन करने का, डिपिक्ट करने का चीज़ों को, आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी ज़्यादा इनरिच करना है तो आप हर एक चीज़ पर थोड़ी थोड़ी लाइनें लिख सकते हैं, आप यूजिंग चैट जीपीटी और यूजिंग गूगल जेमिनाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप ना उन चीज़ों पर थोड़ी थोड़ी सी और चीज़ें बढ़ा सकते हैं, इसे किस तरीके से आंसर राइटिंग में आपको इनरिच करने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड कंसेप्ट। जो आर्टिकल था मैंने उसमें से कीवर्ड्स निकाल दिए, कीवर्ड्स निकाल दिए। तो कीवर्ड्स निकालने का एक बेनिफिट क्या हुआ यहाँ पे, आपका जो मैंने अभी आपको दिक्कत बताई थी ना, क्या होता था कि भाई मुझे 200 वर्ड में आंसर लिखने के लिए बोल रहे हैं, लिख रहा हूँ मैं 1.5 पेज में, तो उससे क्या होगा, कंटेक्स्ट बिगड़ गया, आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ें चली गई थी मेरी, ठीक है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ें चली गई थी। तो कंटेक्स्ट में रहने के लिए और वर्ड लिमिट को बनाए रखने के लिए और इम्पैक्ट बनाए रखने के लिए, इम्पैक्ट, डेप्थ, ठीक है, क्लैरिटी और पॉजिटिव साइकोलॉजी इन माइंड ऑफ एग्जामिनर। तो ये बनाने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं भाई, इन शब्दों को आंसर राइटिंग में ज़रूर यूज़ करना। जब भी आप आंसर राइटिंग करो, इससे रिलेटेड इन शब्दों को ज़रूर यूज़ करने की कोशिश करना, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को और आपको भी, ठीक है। तो इस चीज़ पर आप काम करो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और क्या है, अब आ जाते हैं, हाँ, इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या फ्रेम होंगे। इस आर्टिकल में जो स्पोर्ट्स का आर्टिकल था, उस आर्टिकल्स में से प्री लेवल पर क्या क्वेश्चन फ्रेम होंगे, ठीक है, मेंस में क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है, ऐसे क्या क्या बन सकते हैं, और इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, आपसे जब आपसे बात करते हैं भाई, वो आपके लिए ना मेंस के लिए प्रिपरेशन कराते हैं बस ओनली, ठीक है। हद से हद मेंस के लिए जाते हैं, और वो कहते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए कब आओगे, इंटरव्यू में आप तब आओगे जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाओगे, उसके लिए होती है बाद में प्रिपरेशन। लेकिन एक माइंडसेट तैयार करने के लिए कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, या फिर आपका ओपिनियन क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा आपसे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यही बन सकते हैं इंटरव्यूज़ में, ठीक है। आर्टिकल से रिलेटेड केस स्टडीज़ में काम आ सकता है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार और, ये है, इस तरीके से मैंने हर एक आर्टिकल को डीपली डिकोड किया है, ठीक है। अब इसे कैसे यूज़ करना है, जो आपने स्टैटिक स्टडी करी है, स्टैटिक स्टडी जो 4 महीने में आपने करी है, 4 महीने में जो आपने स्टैटिक स्टडी करी है, उन 4 महीने की जो स्टडी का आउटपुट है, जो आपके पास नोट्स अवेलेबल हुए हैं, उन नोट्स में ये जो असला है, इस असला की जो इन्फॉर्मेशन है, आप उन नोट्स में जोड़ दो। आपके पास जो चीज़ तैयार होगी ना, बहुत खतरनाक चीज़ होगी, इट विल बी अ लीथल कॉम्बो फॉर यूपीएससी एग्जाम, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा भाई न्यूज़पेपर मत पढ़ना, न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ना, न्यूज़पेपर की मैं वो नहीं बता रहा कि ये रिप्लेसमेंट है ना, यूपीएससी का ये उस न्यूज़पेपर का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है ये यूपीएससी का, ये न्यूज़पेपर के लिए सप्लीमेंट है। ऐसा समझो, अगर यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर रोटी है ना, तो ये प्रोटीन है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। अब देखना इसे यूज़ कैसे करना है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, इसे यूज़ करेंगे हम। जैसे मैं, चलो कोई भी रैंडम आर्टिकल उठा लेता हूँ, ये वाला उठा लिया,
ये जैसे कोई भी एक रैंडम आर्टिकल उठा लो, जैसे उठा लिया क्या, सपोज़ ये उठा लिया मैंने, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, ये आर्टिकल उठा लिया। अब मुझे इस आर्टिकल को कवर अप करना है। इस आर्टिकल को आप कवर अप कैसे करोगे? तो आपको इस आर्टिकल का पहले आपको दिल की तसल्ली के लिए आपको ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है। तो ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ने के लिए आप क्या काम करो, ये जो चीज़ है, इन द वेक ऑफ द बॉन्डी बीच टेरर अटैक ऑस्ट्रेलिया नीड्स टू प्रोटेक्ट ओपननेस एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या काम करो, आप इसे गूगल करो। क्या लिख सकते हैं, लिखो क्या इन द वेक ऑफ द बॉन्डी बीच टेरर अटैक ऑस्ट्रेलिया needs to protect openness diversity, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया इंडियन एक्सप्रेस, आप इसे पढ़ो। ये आ गया भाई, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आ गया, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, क्लियर। सो आप इस आर्टिकल को पढ़ो। ये क्या है, इन द वेक ऑफ बॉन्डी बीच टेरर अटैक ऑस्ट्रेलिया नीड्स टू प्रोटेक्ट द ओपननेस एंड डाइवर्सिटी, ये इससे मैच हो रहा है, ठीक है। आपने पढ़ लिया। अब आप जब इसे पढ़ोगे आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आएगा तो अच्छी बात है। आपने इस आर्टिकल को पढ़ा, ये देखो छोटा सा आर्टिकल है, ये इतना सा आर्टिकल है बस, यहाँ से लेके ये छोटा सा आर्टिकल है। लेकिन अब आपको लगेगा कि यार आपने जल्दी से आर्टिकल पढ़ दोगे 2 मिनट में, और आप साइकोलॉजी आपकी क्या वर्क करेगी, आपने सोचा अरे यार मैंने तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, अब मैं काम कर दूंगा। लेकिन आपने जब तक इसका अच्छे से एनालिसिस नहीं किया तो ये किसी काम का नहीं है, आपकी रीडिंग बेकार है, आप पैसिव रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसे करना कैसे है। ये आर्टिकल हो गया, एडिटोरियल हो गया, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल टेररिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इसके रिसोर्सेज, इसे कैसे यूज़ कर लिया। अब आपने पढ़ लिया, इन द डेमोक्रेसीज एंड ओपन सोसाइटीज़ द पब्लिक स्क्वायर इज अ प्लेस ऑफ कॉमर्स डिस्कशन लेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेयर आइडेंटिटीज आर बोर्न, मतलब इसमें है चीज़ें हैं, मैंने पढ़ा हुआ है ये आर्टिकल, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस में है, इंडियन एक्सप्रेस है, देखो इंडियन एक्सप्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। 17 तारीख में आया हुआ है, 17 में ही है वैसे तो, हाँ देखो 17 में आया हुआ है, एडिटोरियल पेज पे है, ये इसकी लोकेशन है। आपको मैंने पूरी सोर्स दे दी, ओरिजिनल सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स इसकी ये है, ठीक है। अब यहाँ से काम हो जाता है मेरा शुरू। ये मैंने आपके लिए किया है, क्या इस आर्टिकल का थीम क्या है, ये टेररिज्म है। जब भी टेररिज्म की बात हो, जब भी इंटरव्यू में अगर आपसे टेररिज्म पे कोई बात करे, इसका आप जिक्र कर सकते हैं। मल्टी कल्चरलिज्म, पब्लिक सिक्योरिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, इसके ये थीम्स हैं। ये किस किस जीएस पेपर में इंपॉर्टेंट है, वाओ, जीएस 3 में, जीएस 3 में ये इंपॉर्टेंट है, जीएस 2 में ये इंपॉर्टेंट है और जीएस 1 में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 के आपके पेपर्स हों तो आप इस आर्टिकल को पढ़ के जा सकते हैं। और ये मत सोचना कि इसे पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि जब टेबल ऑफ कंटेंट है ना, टेबल ऑफ कंटेंट पे इसका नाम दिख जाएगा कि ये आईआर के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया। ये टेबल ऑफ कंटेंट में लिखा हुआ है कि किस पेपर से के रेलिवेंट है, ठीक है। अब इस आर्टिकल का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये है, जो क्रक्स है ये है। इस आर्टिकल का बैकग्राउंड ये है ताकि आपको ये ना लगे कि अचानक से क्या हो गया, क्लियर। इस आर्टिकल के अंदर है क्या वो मैंने पॉइंट्स में लिखा दिया, ये एनालिसिस कर दिया मैंने पूरा, ठीक है। ये जो शब्द है ना डायस्पोरा कंटेक्स्ट, ये ना शब्द बहुत, इन शब्दों को बहुत सिलेक्टिवली यूज़ करना, इससे कंटेक्स्ट मेंटेन रहेगा,
पेपर में आंसर राइटिंग में इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। एनालिसिस फॉर यूपीएससी, ठीक है। तो एनालिसिस फॉर यूपीएससी GS3 में सिक्योरिटी चैलेंजेस पे बात कर सकते हैं, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है। GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज और बायलैटरल एग्रीमेंट्स, salient features of Indian society, real role of women in diaspora, essay versus freedom, multicultural under threat, global terrorism dynamics, ठीक है। ये तो था सिलेबस। जब आप पढ़ो तो मैं तो ये कहूँगा पहले इसे ज़रूर पढ़ना, सबसे पहले ये शुरू करना और बाद में यहाँ पर आना कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड में, ठीक है। ये इसके डायमेंशन शुरू हो जाते हैं। जब आप बॉडी लिखो ना तो इस तरीके से लिखना इसे, टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्लियर, मल्टी कल्चरल कोहेजन, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। पहले तो इसी से ही आंसर बहुत ज़्यादा इनरिच हो जाएगा, और अगर आप इसमें डिटेलिंग कर दें तो वेल एंड गुड। तो डिटेलिंग कैसे करेंगे, आप इसे थोड़ा सा और एलेबोरेट कर सकते हैं यूजिंग ChatGPT और एनी अदर AI टूल और गूगल, आप इसे अच्छा बना सकते हैं, और ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको कहाँ पर ऐड करना है, ये पॉइंट्स आपको अपने पॉलिटी के या इंटरनेशनल रिलेशंस के जो आपके स्टैटिक नोट्स हैं उनमें आपको ये चीज़ें ऐड कर लेनी है, ठीक है। अब जब आपको आंसर राइटिंग करें या जब आप इंटरव्यू में बोलें तो भैया प्रयास करना कि आप इन शब्दों का यूज़ करें, मज़ा आ जाएगा आंसर राइटिंग में। पब्लिक स्क्वायर, एंटीसेमेंटिज्म, ये कंटेक्स्ट बनाए रखेंगे, कंटेक्स्ट बनाए रखेंगे प्लस प्रिसीशन देंगे आंसर राइटिंग को, ठीक है। और फिर अब इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, प्रीलिम्स में क्या बनेगा, जितना मेरा दिमाग था सब लगा दिया, ठीक है। मेंस में क्या बनेगा, एसए में क्या बनेगा और इंटरव्यू में क्या बनेगा। दरअसल मैंने, ये मेरी ही मेहनत नहीं है, इसमें कुछ लोग और भी थे जिन्होंने मेरा साथ दिया रिसर्च में काफ़ी मदद की मेरी, कि क्या बन सकता है, मेरे साथ डिस्कशन किया, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तो इस तरीके से ये इंटरव्यू तक का मैंने काम कर दिया। और हाँ, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, ये भाई आपको अगर कुछ ज़्यादा और पढ़ना हो तो ये फर्दर रेफरेंसेस हैं, आप पढ़ सकते हैं दिल की तसल्ली के लिए, वैसे इतना भी बहुत काफ़ी हो गया, ठीक है। तो ये है, तो ये जो असला है ये आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगा, ये मैंने बनाया है, ये आपको अमेज़ोन पर मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और एसएससी वालों के लिए भी मेरे पास एक दूसरी चीज़ है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई मिल जाएगी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एसएससी वालों के लिए भी है मेरे पास, वो यूपीएससी वाले के लिए भी बूस्ट करेगी, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं। और उसके साथ आप एक चीज़ कर सकते हैं, वहाँ पर एक आर्टिकल भी मिलेगा आपको भगत सिंह से रिलेटेड, ठीक है। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो वो आर्टिकल मैंने तब लिखा था, ठीक है। मीन्स बेसिकली दोज आर माई नोट्स, तो आप उसे देख सकते हैं। अच्छा लगे तो भाई बताना मेरे को कैसा लगा मेरा असला, ठीक है। तब के लिए नमस्कार।